चलो भाई आगे देखो। देखिए आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, और इसके अंदर अपना जो पहला टॉपिक चल रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और अब तक अपनी 4 क्लास अपनी हो चुकी है, आज अपनी चल रही है 5वें नंबर की क्लास। और उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको जो भी पढ़ाया गया है, जो भी आपको बताया गया है, वो आपको समझ में आया होगा। ओके, सबको मैंने पहले भी कह दिया कि आपको एक तो ना तो कोई पीडीएफ की कोई जरूरत है, ना तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत है। तुम दोनों, इन दोनों चीजों का एक ही समाधान है, ये जो बुक, सब कुछ इस बुक से ही आपको लिखाया जाएगा, सब कुछ इस बुक से ही बताया जाएगा, और थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो सब कुछ आपको यहीं पर होगा। अभी हमारा समांतर माध्य टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आपका बैच चल रहा है, समांतर माध्य वाला टॉपिक अपना चल रहा है। और इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बात करूं, अपन लगभग बहुत सारी बातें अपन देख चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, और एक एक बिंदु के बारे में भी अपनी चर्चा अपनी हो चुकी है। ओके, आज अपन बात करेंगे आपके सामने अगला पॉइंट। पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में जो अर्थमेटिकल मीन होता है ना समांतर माध्य, ये समांतर माध्य 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका साधारण समांतर माध्य, जिसको अपन सिंपल एवरेज साधारण समांतर माध्य कहते हैं, जो कि सिंपल होता है। और एक होता है अपना भारित समांतर माध्य, जिसको अपन वेटेज एवरेज मेथड कहते हैं, या वेटेज अर्थमेटिकल मीन अपन कहते हैं। ओके, तो एक होता है साधारण समांतर माध्य और एक होता है भारित समांतर माध्य। साधारण समांतर माध्य तो सिंपल सा होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। यहां पर होता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू मतलब वेट के हिसाब से अपन माध्य की कैलकुलेशन करते हैं। यहां से थ्योरी का क्वेश्चन बनता है एक बहुत प्यारा सा। कैसे बनता है मैं समझाता हूं, देखो सुनो, प्यारा सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कि मान लो मैं कह दूं कि अपन कहते कि एक संख्या 10 है, एक संख्या 20 है, एक संख्या 30 है, एक संख्या 40 है, और एक संख्या आपकी 50 है। इन 5 संख्याओं का अगर मैं समांतर माध्य निकालूं तो सिग्मा एक्स अपॉन एन करेंगे, तो इनका जो टोटल होगा वो 150 होगा, और 150 के अंतर्गत अपन 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 30। ये 30 आपका आ जाएगा, कितना जाएगा आपका 30। ओके, अब मैं मान लो कि इन संख्याओं को वेटेज से करूं, वेट अगर दो वेट देके करूं, मान लो कि ये संख्या दे रखी है, अब मैं इनको वेट देता हूं, वेट तो वेट दिया 1 2 3 4 और 5, सबको वेट दिया। वाला पहली संख्या को 1 वेट दे दिया, दूसरे ऐसे। अब मैं आपको भारित समांतर मान देंगे तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू, ये हो जाएगा तो आर डब्ल्यू, मतलब हो जाएगा 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 3 90, ये 160 और ये 250। यहां टोटल करेंगे अपन इसको तो 250, ये आ जाएगा 90, और ये आ जाएगा अपना 150, 150 150 300 500 500 550, कितना आएगा 550। तो इसका मतलब यहां पर 500, तो 550 बटे में करेंगे, इनका टोटल कितना होगा आपका 15 हो जाएगा। तो 550 में 15 का भाग देंगे तो 15 × 45 होते हैं, फिर आ जाएगा आपका 10, तो 6.67, ये आ जाएगा 36.67 आ जाएगा। ओके, अब यहां पर अगर बात आती है, ये तो गया। अब एक बात समझना, एक तो हो गया ये। अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करता हूं। मान लो मैं यहां पर इन संख्याओं को दूसरा वेट दूं, दूसरा वेट मैंने दे दिया, 10 को दे दिया 5, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 1, ऐसा मैंने वेट दे दिया। अगर वेट दूंगा तो यहां पर निकालूंगा, 5 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका 50, 20 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा आपका 80, यहां पर करोगे कितना आएगा आपका 90, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 50। फिर इनका टोटल करता हूं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 130, 220, 300, 350, 350 हो जाएगा। और यहां पर भारित समांतर माध्य तो 350 में भाग दूंगा 15 का, तो आप 15 में 30 हो जाएगा, और आ जाएगा 3.33, 23.33 ये आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या सीखा ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। तो इससे आपने ये सीखा कि अगर छोटी संख्या को कम वेट दिया जाए और बड़ी संख्या को ज्यादा वेट दिया जाए तो भारित समांतर माध्य का जो मान होता है वो साधारण समांतर माध्य की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। आप देखो यहां पर साधारण समांतर माध्य कितना आ रहा है 30। अगर आपने छोटी संख्या को कम वेट दिया और बड़ी संख्या को ज्यादा वेट दिया
छोटी संख्या को कम और बड़ी संख्या को ज्यादा वेट दिया तो आपका ये आया 30 और ये आया कितना आपका 36.67। मतलब सिंपल एवरेज मेथड की तुलना में वेटेज एवरेज जो है वो आपका क्या होगा, ज्यादा। सिंपल सी बात है, अगर आप बड़ी संख्याओं को ज्यादा वेट दोगे तो भारित समांतर माध्य का मान भी ज्यादा आएगा। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आपने क्या किया, इस 10 को वेट कितना दिया, 5। छोटी संख्या को ज्यादा वेट और बड़ी संख्या को कम वेट, छोटी संख्या को ज्यादा वेट और बड़ी संख्या को कम वेट दिया तो आप देखो आंसर कितना है 23.35, जबकि यहां पर कितना रहा 30। तो इससे दो बातें आपको सर वेट अपनी मर्जी से दे सकते हैं क्या? हाँ बेटा नहीं, मर्जी से नहीं दे सकते। क्वेश्चन कहेगा वैसे वेट देना, आपको नहीं देना मर्जी। मैं केवल ये समझा रहा हूं कि अगर चर मूल्यों में छोटी संख्याओं को कम वेट दिया जाता है और बड़ी संख्याओं को ज्यादा वेट दिया जाता है तो उस स्थिति में साधारण समांतर माध्य की तुलना में भारित समांतर माध्य का मान अधिक आता है, ये मैंने बताया। और अगर छोटी संख्या को ज्यादा वेटेज देते हो और बड़ी संख्या को कम वेटेज देते हो तो साधारण समांतर माध्य ज्यादा होता है और भारित समांतर माध्य कम होता है। ओके, फिर बच्चा कहता है सर सभी को अगर समान वेट दे दो, मान लो इसको भी 1 1 1 1 1, तो उस केस में ये भी 30 आएगा और भारित भी 30 आएगा। अगर सभी संख्याओं को समान वेट दिया जाए तो साधारण समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों का मान क्या आता है, बराबर। तो आप लोग यहां पर 3 बातें सीखे। पहली बात तो आप ये सीखे, अगर सभी संख्याओं को समान वेट दिया जाता है तो उस स्थिति में साधारण समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। फिर नोट नंबर 2 क्या सीखे आप लोग, जब छोटी संख्या को कम और बड़ी संख्या को ज्यादा वेट दिया जाता है तब भारित समांतर माध्य का मान अधिक आता है और साधारण समांतर माध्य का मान कम आता है। और तीसरा नोट आपने ये देखा, जब छोटी संख्या को ज्यादा और बड़ी संख्या को कम वेट दिया जाता है तो उस केस में साधारण समांतर माध्य का मान साधारण समांतर माध्य का ज्यादा और भारित का मान क्या होता है, कम आता है। ये मैंने समझाया। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है और मैंने पहले भी कह दिया कि जब ये यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सब ध्यान रखना कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग ध्यान से सुनना, ओके, अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करना अच्छे से। और जो बातें हम आपको यहां पर बता रहे हैं और वो बात अगर बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको उनको नोट करना है, एक एक चीज को नोट करना है। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं 101% की एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आपको सुनना है, मेरी बातों को समझना है। ओके, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। भारित समांतर माध्य कहते हैं ना वेटेज एवरेज मेथड। वेटेज एवरेज मेथड एक केंद्रीय प्रवृत्ति का गणितीय माध्य, क्योंकि ये भी गणितीय माध्य है, क्योंकि वेटेज एवरेज मेथड जो है वो अर्थमेटिकल मीन का भाग है। अर्थमेटिकल मीन का एक भाग है वेटेज एवरेज मेथड। एक तो ये ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं कि भारित समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक कौन सा माध्य, गणितीय माध्य होता है। मतलब ये केंद्रीय प्रवृत्ति का एक गणितीय माध्य आपका होगा। भारित समांतर माध्य वेटेज एवरेज मेथड समांतर मूल्य दर, यानी कि समांतर ये मूल्य दर हो या जन्म दर हो या बेरोजगारी की दर हो आदि को ज्ञात करने, यानी जहां पर भी वृद्धि दर हो उस वृद्धि दर जैसे कॉन्सेप्ट के लिए हमें भारित समांतर माध्य काम में लेना होता है। यहां पर भारित समांतर माध्य काम में लेना होता है अगर हमारे कोई मूल्य दर हो या जन्म दर हो या बेरोजगारी की भी दर हो, वहां पर वेटेज एवरेज मेथड हमें काम में लेना होता है। फिर अपन कहते हैं ना कि भारित समांतर माध्य का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां विभिन्न मूल्यों का अलग अलग सापेक्षिक महत्व होता है। मतलब किसी का मूल्य कम होता है, किसी का मूल्य ज्यादा होता है, किसी का वेटेज कम होता है, किसी का वेटेज ज्यादा होता है। अगर किसी भी श्रेणी के मूल्यों का महत्व अलग अलग प्रकार से होता है, छोटे मूल्यों का महत्व कम होता है, बड़े मूल्यों का महत्व ज्यादा होता है, या बड़े मूल्यों का महत्व कम होता है, छोटे मूल्यों का महत्व ज्यादा होता है। अगर सभी को एक समान तराजू में आप नहीं तोलते
सबको अलग अलग प्रकार से अगर आप देखते हो तो उस केस में भारित समांतर माध्य काम में लिया जाता है, मतलब वहां पर भारित समांतर माध्य की वैल्यू निकलकर आ जाती है। ओके सभी को। फिर उसके बाद आता है फॉर्मूला, तो वही सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू होता है, कोई बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पर। जैसे कि मैंने एक बात ली, मैंने कहा, अब मैंने नोट लिखा, यदि श्रेणी के प्रत्येक मूल्यों को समान भार दिया जाए, मतलब सभी को एक 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 भार दे दे, तो उस स्थिति में सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर आप सभी को इक्वल वेट देते हो, सभी को एक समान वेट देते हो, तो चाहे साधारण समांतर माध्य की कैलकुलेशन कर लो, चाहे भारित समांतर माध्य की कैलकुलेशन को, दोनों ही केस में बराबर आता है। मतलब एक्स बार बराबर एक्स बार डब्ल्यू, दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आप श्रेणी के सभी मूल्यों को एक समान वेट अगर देते हो तो। अगर एक बालक कहना चाह रहा है सर वृद्धि दर के लिए तो गुणोत्तर माध्य होता है, अरे भैया औसत वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए गुणोत्तर माध्य होता है, सामान्य वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए भारित समांतर माध्य आपने लिया जाता है। ओके, अब मैंने कहा तो अगर श्रेणी के सभी मूल्यों को समान वेट दिया जाता है तो उस केस में साधारण समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों की वैल्यू बराबर बराबर रहती है अगर सभी को इक्वल वेट दोगे। अब चेक करके देख लो, यहां पर 10, 15, 25, 50 ये है। अब इस क्वेश्चन में एक संख्या 10 है, एक संख्या 15 है, एक संख्या 25 है, एक संख्या 30 है और एक संख्या 50 है। ये x की वैल्यू है, तो इसका टोटल होगा सिग्मा x, तो 40, 50 और 50 आ जाएगा 120, 120 होगा सही, 40 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 80 और 130, ये 130 हो जाता है। तो x बार की वैल्यू रहेगी सिग्मा x अपॉन n हो जाएगा 130 बटे में 5 करोगे तो ये आ जाएगा 26, कितना जाएगा 26। अब मान लो मैं इन सभी संख्याओं को वेट दूं, अब मैंने इन सभी को इक्वल वेट दे दिया, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको, तो अब इनका टोटल कितना हो गया 5। अब इसको कहेंगे w, तो x w, तो 10 इंटू 10 किया, 15 इंटू 1 किया, 25 इंटू ये किया, ये किया, ये किया, तो बताओ टोटल कितना होगा 130। अगर मैं यहां पर वेटेज एवरेज निकालूंगा तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 130 बटे में 5 करोगे तो भी कितना आएगा 26 आएगा। बताओ दोनों बराबर आएगा नहीं आएगा, यस या नो। तो केस ये बना कि अगर श्रेणी के सभी मूल्यों को समान वेट अगर आप देते हो, श्रेणी के सभी मूल्यों को इक्वल कैटेगरी में तोलते हो, तो उस केस में साधारण समांतर माध्य मतलब सरल समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अगर इस प्रकार से अगर आप देखते हो तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अगर सभी को तुम इक्वल वेट अगर देते हो तो, इक्वल वेट अगर देकर काम करते हो तो सभी का आंसर बराबर रहेगा। ओके, चलिए अगला नोट, मैंने कहा सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य का मान क्या होगा यदि सभी मूल्यों को समान वेट दिया, तो सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी अगर सभी को इक्वल वेट दोगे तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, हमने एक बात लिखी, आप देखो बाकी बातें मैंने समझाई दी आप लोगों को कि छोटी संख्या को कम वेट देते हो। ओके, जैसे कि मान लो कि ऐसा आ जाए कि सरल समांतर माध्य की वैल्यू कम है और भारित समांतर माध्य की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, छोटी संख्याओं को कम वेट, छोटी संख्याओं को कम भार एवं बड़ी संख्याओं को अधिक भार, ओके। तो इस केस में आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, ओके। और कोई तुमसे पूछे कि ये आंसर कब होता है तो आप कह सकते हो छोटी संख्याओं को अधिक भार एवं बड़ी संख्या को कम भार, अगर कम भार दिया जाए तो उस केस में आपका यहाँ, तो इस तरह से दो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते, या तो इस फॉर्मेट में बनेगा या इस फॉर्मेट में बनेगा। इसके अलावा किसी भी एग्जामिनर के द्वारा और कोई तरीका नहीं अपनाया जाएगा।
अभी बताओ यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई क्या? क्योंकि समांतर माध्य टॉपिक हो गया पूरा कंप्लीट। आज समांतर माध्य कंप्लीट हो गया, थ्योरी भी कंप्लीट हो गई, प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो गया। समांतर माध्य का पूरा टंटा खत्म हो चुका। आज अपन समांतर माध्य का जो भी पॉइंट था वो सारा पॉइंट आज अपन ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि समांतर माध्य तुम्हारे दिमाग में फिट हो चुका होगा। समांतर माध्य की पूरी पॉइंट आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी। अब चलते हैं हमारी माध्यिका की तरफ। सेकंड पॉइंट आता है हमारा माध्यिका। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं और एक एक बिंदु को देखते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझो। देखो मैंने कहा पहला, माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप है? स्थिति माप है। पोजीशन मीन जिसको अपन, क्योंकि स्थिति माप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिसमें एक तो होती है कौन सी? माध्यिका, और एक होता है हमारा कौन सा? बहुलक। तो माध्यिका और बहुलक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप है? स्थिति माप होते हैं, जिनको अपन पोजीशन मीन के नाम से जानते हैं। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक स्थिति माप होता है जिसे अपन पोजीशन मीन के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना कि माध्यिका किसी भी श्रेणी का माध्य मान होता है। माध्यिका किसी भी श्रेणी का बीच का मान होता है, बीच की वैल्यू होती है, जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। मतलब आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। जैसे कि मान लो कि एक संख्या 3 है, एक संख्या 8 है, एक संख्या 2 है, एक संख्या 9 है और एक संख्या 4 है। मान लो 5 संख्या मेरे पास है। अब इन 5 संख्याओं में से बीच की संख्या मेरे को बतानी है। तो पहले तो संख्याओं में पहले 2 लिख लूं, फिर 3 लिख लूं, फिर 4 लिख लूं, फिर 8 लिख लूं, फिर 9 लिख लूं। बताओ संख्या कितनी है? 5। 5 संख्याओं में से बीच की संख्या कौन सी है? 4। तो यहां पर माध्यिका की वैल्यू कितनी है? 4। तो माध्यिका श्रेणी का बीचवा हिस्सा होता है जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े। बताओ 2 और 3 4 से छोटा है और 8 और 9 4 से बड़ा है। तो मैंने यही तो कहा कि माध्यिका किसी श्रेणी का मध्य मान होता है जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। माध्यिका बीच की संख्या होती है। अब किसी बच्चे को चुल मचेगी, अरे सर मान लो यहां पर 12 हो तो एक संख्या और भी तो हो सकती है। तो कोई बात नहीं भैया, अब संख्या कितनी हो गई? 6। तो 1 2, तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा? ये लो, ये बीच में आ गया। तो 4 और 8 के बीच में कौन है? 6। 4 और 8 के बीच में 6। अब देखो 6 हमारी माध्यिका है। अब देखो आधे मान कितने हो गए? 3। ये माध्यिका से छोटे हैं और आधे मान कितने हो गए? 3। ये माध्यिका से बड़े हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ माध्यिका श्रेणी का बीच का मान होता है जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। मतलब आधे मान तो माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। तो ये बात। और माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप होता है? स्थिति माप होता है, जिसमें हमारी माध्यिका भी होती है और जिसमें हमारा बहुलक भी होता है। बात क्लियर? अब सुनो, कहते हैं ना कि माध्यिका का जो उपयोग होता है, माध्यिका का जो यूज होता है वो गुणात्मक तथ्यों का मापन करने हेतु किया जाता है। ध्यान रखना, जितने भी गुणात्मक तथ्य होते हैं उन गुणात्मक तथ्यों का मापन करने के लिए माध्यिका काम में ली जाती है। चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे वो बुद्धिमत्ता हो, चाहे वो चातुर्य हो, चाहे कुछ भी हो। तो गुणात्मक चरों का मेजरमेंट करने के लिए हम माध्यिका का मापन करते हैं। ये दावा। तो जितने भी गुणात्मक चर होते हैं उन गुणात्मक चरों का मापन करने के लिए माध्यिका काम में ली जाती है। ये याद रखना आप लोग। तो 3 पॉइंट। माध्यिका अपने चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती। जैसे कि 12 को अगर तुम 18 कर देते हो तो भी माध्यिका कितनी रहेगी? 6। अगर इस 12 को 18 को तुम 28 कर देते हो भी माध्यिका कितनी रहेगी? 6। 28 को अगर तुम 48 कर देते हो तो भी माध्यिका कितनी रहेगी? 6। मतलब चरम मूल्यों का माध्यिका के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
चरम मूल्यों के प्रभाव से माध्यिका का मान बिल्कुल भी नहीं बदलता। चरम मूल्यों के प्रभाव से माध्यिका की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चरम मूल्य से माध्यिका अपने चरम मूल्य से अप्रभावित होती है, मतलब इसका किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये बताओ, ये चारों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? यस या नो? एक बार सभी साथी लोग कमेंट कर बताओ कि सर जो आपने 4 बिंदु बताए वो 4 बिंदु समझ में आए या नहीं आए? यस या नो? ऑनलाइन वाले बच्चे भी और तुम भी, आगे समझ सबको अच्छे से? आगे समझ अच्छे से? अब देखो यहां तक तो अभी अपन थ्योरी है, तो मैंने कहा माध्यिका क्या होती है, माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी अपन माध्यिका के बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अच्छा मैंने पहले कह दिया नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बुक तुम्हारे हाथों में होगी और बुक तुम्हारे पास रहेगी, तो नोट्स बनाने की किसी को भी कोई ज्यादा जरूरत आपको नहीं होगी, ध्यान रखना। ओके, तो माध्यिका की जो वैल्यू है वो समझ में आई या नहीं आई? यस या नो? यानी माध्यिका का जो मान है वो समझ में आ गया अच्छे से। अब चलते हैं आगे। अब आता है देखो, अच्छा गुणात्मक चरों का मापन करने के लिए माध्यिका भी आती है, और आगे जब तुम पढ़ोगे कोटि अंतर सहज संबंध गुणांक, जिसको स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि कहते हैं। अभी तुम टेंशन मतलब बाद आएगा, और एक काई स्क्वायर परीक्षण होता है, ये सब गुणात्मक चरों के लिए होते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। 5वां पॉइंट देखो, माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन, जो कि मीन डेविएशन होता है। देखो मीन डेविएशन की कैलकुलेशन समांतर माध्य से भी होती है, मीन डेविएशन की कैलकुलेशन माध्यिका से भी होती है, और मीन डेविएशन की कैलकुलेशन बहुलक से भी होती है। लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा होता है? माध्यिका। माध्यिका से ज्ञात किया गया माध्य विचलन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसका जो मान होता है ना वो इन दोनों की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ये मैं प्रूव करके बताऊंगा, इन दोनों की तुलना में कम होता है, इसीलिए कहते हैं कि माध्यिका से ज्ञात किया गया माध्य विचलन सबसे कम होता है। मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल देकर देखो, समझो। मान लो कि मैं लिख देता हूं कि मेरे पास एक संख्या 5 है, एक संख्या मेरे पास 12 है, एक संख्या मान लो मेरे पास 17 है। ओके, एक संख्या मान लो मेरे पास अगर 17 है, एक संख्या मान लो मेरे पास 25 है, और एक संख्या मान लो 40 है। ये संख्या मेरे पास दे रखी है। अच्छा, इन संख्याओं से अगर मैं समांतर माध्य ज्ञात करूं तो कैसे ज्ञात करूंगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन करूंगा। तो ये 17 और ये इसको 13, ये हो गया 5, इसको 13 कर दो, 13, ये 13 मैंने कर दिया। ओके 13, तो आप देखो, तो ये 5 और 7 17, ये 30 और ये 70, और ये रहेगा 95। कितना रहेगा आपका? 95। तो 95 में भाग दिया 5 का, तो कितना रहेगा आपका? 19 आ गया। तो समांतर माध्य कितना गया? 19। भाई समांतर माध्य 19 आ गया। चलो ठीक है, अब मैं यहां पर पद विचलन ज्ञात करूंगा। क्या ज्ञात करूंगा? पद विचलन। अब पद विचलन ज्ञात करूंगा। पद विचलन ज्ञात करते समय प्लस और माइनस को ध्यान में नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर प्लस और माइनस को ध्यान में रखा तो आंसर क्या जाएगा? 0। भाई आप बताओ, अगर मैं यहां पर पद विचलन ज्ञात करूंगा और प्लस माइनस को ध्यान रखूंगा तो आंसर 0 आएगा, जबकि गलत है। अपन को यह है कि माध्य विचलन की गणना जब अपन आगे करना सीखेंगे, जब सिखाऊंगा, तब अपन को क्या करना है, इसमें प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना। अब बताओ, 5 में से 19 गया, कितना बचा? 14। 12 में से 19 गया, कितना बचा? 7। 13 में से 19 गया, कितना बचा? 6। 25 में 19 गया 6, और 21 गया 21। अब इनका टोटल कर लेता हूं, तो ये हो गया 21, ये हो गया 27, ये हो गया 33, और 33 के बाद हो गया 54, ये हो जाएगा आपका 54। बात खत्म। अब मैं यहां पर माध्य विचलन ज्ञात करता हूं इसका, तो 54 में भाग लगाऊंगा 5 का, तो आएगा आपका 10.40, 10.80 आएगा, नहीं आएगा? यस या नो? ओके, तो ये 10.80 तो क्या है? समांतर से माध्य से ज्ञात किया गया माध्य विचलन। ये तो समांतर माध्य का माध्य विचलन है। अब सुनो, ये समांतर माध्य का माध्य विचलन है। अब मैं निकालूंगा माध्यिका का माध्य विचलन। अब मैं यहां पर दोबारा से क्या ज्ञात करूंगा? पद विचलन। पद विचलन ज्ञात करूंगा, और वो कैसे ज्ञात करूंगा? x माइनस m। अब बताओ, इस क्वेश्चन में माध्यिका कितनी है? अरे 13 है या नहीं है? और हाँ या ना?
चेक कर लो, 5 में से 13 गया कितना बचा 8, 12 में से 13 गया कितना बचा 1, 13 में 13 गया कितना बचा आपका 0, 13 में गया तो कितना बचा 25 और ये बच गया कितना आपका 27। ओके, इनका टोटल करो कितना होता है, तो यह जाएगा आपका 20 और 20 से 48, ये कितना होगा आपका 48, कितना हो गया आपका 48। और जब 48 में 5 का भाग लगाओगे तो 9.6। अब बताओ ये मान कम है कि ये मान कम है, ये मान कम है। तो मैंने यही तो समझाया कि माध्यिका से ज्ञात किया गया माध्य विचलन कम आता है, इसीलिए माध्यिका से ज्ञात किए गए माध्य विचलन को सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ये थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। मतलब यह है कि जब तुम्हारा अगला चैप्टर में स्टार्ट कराऊंगा अपकिरण के माप, तब ये चीजें बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, ये सब चीजें वापस आएगी। लेकिन आपको मैं प्रूफ करके बताना चाह रहा हूं कि भैया ध्यान रख। अच्छा, बच्चा ये भी कहेगा अरे सर आपने यहां पर प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखा, तो मैं एक बात तुमको लिखाऊंगा कि स्टैटिक्स में जो अपकिरण के जो माप होते हैं ना, अपकिरण के माप, वो अपकिरण के माप सदैव 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 कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। ये मान कभी ऋणात्मक नहीं होते। ये नियम होता है कि अपकिरण के मापों को हमेशा धनात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक नहीं लिया जाता। क्योंकि अगर प्लस माइनस को ध्यान में रखोगे तब तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0, और जब 0 में किसी का भाग लगाओगे तो मतलब ही नहीं है, 0 आएगा, फिर तो मान ही खत्म हो जाएगा। और यहां पर ये वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस में आ सकती है। जबकि ये कहा जाता है कि अपकिरण के मापों की कैलकुलेशन करते समय प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखा जाता, कभी भी प्लस माइनस को अपन कंसिडर करते ही नहीं है। अब बताओ पांचवा पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, यस या नो? ओके, इसका मतलब यह हुआ कि माध्य विचलन जो है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, माध्य विचलन की कैलकुलेशन समांतर माध्य से भी होती है, माध्यिका से भी होती है और बहुलक से भी होती है। लेकिन तीनों की तुलना में सबसे बेस्ट कौन सा है, माध्यिका वाला, क्योंकि माध्यिका से ज्ञात किया गया माध्य विचलन सबसे कम होता है। और सबसे कम होने की वजह से माध्यिका से ज्ञात किए गए माध्य विचलन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये ध्यान रखना, आया समझ आता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यिका के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन संभव नहीं होता। जैसे मैं तुमसे कहूं एक संख्या 3 है, एक संख्या 7 है, एक संख्या 12 है, बताओ इन 3 संख्याओं की माध्यिका कितनी है 7। अगर इसको 15 कर दूं तो भी कितनी रहेगी, इसको 25 कर दूं तो भी कितनी रहेगी 7। तो भाई अपन नहीं, अपन कोई मान लो कोई कह दे 3 संख्याओं की माध्यिका 10 है, तो बताओ क्या आप इन 3 संख्याओं का टोटल बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। केवल आप ये बता सकते हो कि 3 संख्याओं की माध्यिका 10 है, मतलब एक संख्या 10 से छोटी है और एक संख्या 10 से बड़ी है। अब बड़ी वो 11 भी हो सकती है, वो 21 भी हो सकती है, वो 50 भी हो सकती है और वो 100 भी हो सकती है, हमें नहीं पता। इसका मतलब यह हुआ कि माध्यिका के हिसाब से कभी भी बीजीय विवेचन नहीं हो सकता। मतलब माध्यिका के हिसाब से पदों का योग संभव नहीं होता, पदों का योग संभव नहीं है। माध्यिका के आधार पर पदों का योग संभव नहीं होता। ओके, तो पदों का योग संभव नहीं होता है किसके आधार पर? माध्यिका के आधार पर। माध्यिका के बिहाव पर कभी भी पदों का योग हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ये धारणा क्लियर सभी को, क्योंकि माध्यिका के हिसाब से कभी भी बीजीय विवेचन नहीं हो सकता, मतलब बीजीय विवेचन की कोई संभावना वहां पर देखने को नहीं मिलती, ये ध्यान रखना। ओके, फिर आता है आपका माध्यिका। माध्यिका को सतत श्रेणी के अंतर, माध्यिका को सतत श्रेणी में रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और माध्यिका का जो डायग्राम होता है उस डायग्राम को या तो संचयी आवर्ती वक्र कहते हैं, या तोरण वक्र कहते हैं, या ओजाय वक्र के नाम से या गाल्टन वक्र के नाम से जाना जाता है। टेंशन मत लेना, ये वक्र कैसे बनता है मैं सिखाऊंगा, किस वक्र की कैलकुलेशन कैसे होती है। बस अभी तो ये देख लो कि माध्यिका को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है, और माध्यिका के रेखा चित्रों को संचयी आवर्ती वक्र, ओजाय वक्र, तोरण वक्र या गाल्टन वक्र के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। एंड 8वां बिंदु ये कहता है माध्यिका की गणना करने हेतु संचयी आवर्ती काम में ली जाती है। मतलब हमें
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी काम में लेनी होती है। ध्यान रखना, संचयी आवर्ती पूरी स्टैटिक्स में केवल और केवल माध्यिका की कैलकुलेशन में ही काम आती है, बाकी कहीं पर भी संचयी आवर्ती का कोई रोल नहीं होता। संचयी बारंबारता केवल और केवल माध्यिका की कैलकुलेशन में काम आती है, बाकी कहीं पर भी संचयी बारंबारता का कोई रोल नहीं होता। तो ये तो गए हमारे 8 बिंदु जो कि थ्योरी से संबंधित होते हैं। ओके, अब बात करते हैं, अब इन सब बिंदुओं को दोबारा पढ़ेंगे अपन। देखो कैसे, अब बात करेंगे माध्यिका की गणना कि भैया माध्यिका की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब चलते हैं अपन, अगर श्रेणी कौन सी हो, व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकालनी हो तो पहला काम आपको संख्याओं को क्या करना होगा, व्यवस्थित क्रम में रखना होगा। व्यवस्थित क्रम में रखना होगा, संख्याओं को अरेंज करना होगा। मतलब या तो उनको आरोही क्रम में रखना होगा या उनको अवरोही क्रम में रखना होगा, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। संख्याओं को असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ऑर्डर में रखना होगा। और फिर वहां पर तुमको माध्यिका का फॉर्मूला का n+1/2 करके हमें माध्यिका की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। समझाता हूं कैसे। मान लो, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था हमने, मान लो एक संख्या 12 है, एक 8 है, एक 18 है, एक 20 है और एक 3 है। मान लो ये 3 संख्या मेरे पास है, 5 संख्या। मेरे को इन 5 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो पहले तो मैं अरेंज कर लूं। पहली संख्या कौन सी, 3, दूसरी संख्या कौन सी, 8, फिर कौन सी 12, फिर कौन सी 18, फिर कौन सी 20। अब मेरे को माध्यिका की वैल्यू निकालनी है, तो n+1/2 करूंगा, तो 5 + 1/2। तो बताओ कौन सी संख्या, तीसरी संख्या। बताओ तीसरी संख्या का मान कितना है आपका, 12। तो मेरी माध्यिका कितनी आ जाएगी, 12। अब आप देख लो, माध्यिका बीच का मान है, आधे मान माध्यिका से छोटे हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े हैं। आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्योंकि माध्यिका श्रेणी का बीच का मान होता है जिसके आधे मान छोटे और आधे मान क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मान लो कि मैं क्वेश्चन लिख दूं, मेरे पास एक संख्या 10 है, एक संख्या 12 है, एक संख्या 8 है, एक 4 है और एक 14 है और एक संख्या 20 है। अब ये संख्या मेरे को दे रखी है, इन संख्याओं की मेरे को माध्यिका ज्ञात करनी है। बताओ संख्या कितनी होगी, 6। अब पहले तो ये सोचो कि 6 संख्याओं की माध्यिका 3 और 4 के बीच में होती है, और वे 6 संख्याओं की माध्यिका कहूंगे 3 और 4 के बीच में। तो पहले तो इन संख्याओं को, पहली संख्या 4, फिर संख्या 8, फिर संख्या 10, फिर संख्या 12, फिर 14 और फिर 20। मेरे को माध्यिका निकालना है, तो n+1/2, तो 6 + 1/2, तो 3.5। मतलब तीसरी संख्या और चौथी संख्या के, तो तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में, इन दोनों के बीच में संख्या कौन सी है, 11। भैया यहां पर 3.5, तो तीसरी संख्या ले लो, चौथी संख्या ले लो, उनका एवरेज कर लो। तो तीसरी संख्या कौन सी है, 10, चौथी संख्या कौन सी, 12/2, तो टोटल करोगे कितना है, 11। अब आप देख लो, 11 इस श्रेणी की माध्यिका, 3 मान इसके छोटे हैं और 3 मान इसके बड़े हैं। मतलब माध्यिका जो है वो बीच का मान होता है जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। माध्यिका हमेशा बीच की संख्या होती है जिसके आधे मान छोटे होते हैं और आधे मान क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मतलब इस तरह से मानों का खेल आपका चलता रहता है। समझ आ रही है? अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को ढंग से। पहले बात तो सारी बातें समझ में आ रही है अच्छे से। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना। मैं आपको एक चीज, मैं जब आपको 40 मिनट की कक्षा अगर मैं दे रहा हूं तो मेरी 40 मिनट की कक्षा भी लगभग 2 घंटे जितनी होती है। एक तो ये दिमाग में बिठा लेना आप लोग, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस समझने में लगना है, लिखना नहीं है। सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ किताब में लिख कर दिया है, बस सेल्फ स्टडी करनी है। बस जैसा मैं आपको बताऊं उसको बस दिमाग में ऑब्जर्व करना। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, मान लो मैं तुमसे कहूं कि 6 संख्याओं की माध्यिका कितनी है? अरे कितनी भैया? अरे हाँ या ना? ओके, 6 संख्याओं की माध्यिका 11 है। अब मैं तुमसे पूछूं, एक नई संख्या 3 और एक नई संख्या 22 अगर जोड़ दे तो बताओ माध्यिका के मान पर कोई फर्क पड़ेगा क्या?
तो 11 से एक छोटी है और एक बड़ी है, मतलब एक नई संख्या 7 और एक नई संख्या 16 आ जाए तो माध्यिका पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक कोई संख्या 5 और एक संख्या कोई 15 आ जाए, बताओ माध्यिका के मान पर फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कभी कभी बच्चा कहते सर अगर एक नई संख्या 22 आ जाए तो क्या होगा? तो फिर हमारा बाप भी नहीं बता सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि संख्या क्या है, हमें नहीं पता। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, समझ आ रहा सभी बातें? तो इस तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामों में आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस या नो? अब मैं तुमसे एक बात पूछूं यहां पर। अब देखो मान लो कि यहां पर एक बात आ जाती है, पहले तो कि मेरी बातें समझ में आ रही है, यस या नो? अब अपन देखते हैं माध्यिका की गणना। मैंने कहा कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा या संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा, जैसी भी तुम्हारी मर्जी हो। चाहे आप लोग बढ़ते हुए क्रम में रखो, चाहे आप लोग घटते हुए क्रम में रखो, चाहे आप उनको आरोही क्रम में रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें अवरोही क्रम में लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। फिर आपको माध्यिका का सूत्र लगाना पड़ेगा n+1/2। n+1/2 के माध्यम से माध्यिका का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उस फॉर्मूले के बाद माध्यिका की कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे कि मान लो इन संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो भैया हमारे पास संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 18। फिर कौन सी संख्या आपकी? 20। फिर कौन संख्या आपकी? 22। फिर कौन सी? 25 और फिर 30। अब बताओ 5 संख्याओं की माध्यिका निकालनी है तो आपने 5 + 1/2 तो कौन सा? 3। बताओ तीसरी संख्या कौन सी है? 22। तो भैया यहाँ पर माध्यिका का मान कितना जाएगा? 22। इसमें देख लो 2 संख्या माध्यिका से छोटी है और 2 संख्या माध्यिका से बड़ी है। मतलब क्वेश्चन को जब देखोगे तो 2 संख्या माध्यिका से छोटी है और 2 संख्या माध्यिका से बड़ी है। माध्यिका श्रेणी का जो मान है, ये माध्यिका जो है 50वां% हिस्सा है, मतलब ये 50% मान है जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। आधे मान माध्यिका से छोटे हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े हैं। इस तरह से माध्यिका की वैल्यू को हम फाइंड आउट यहां पर कर सकते हैं। ओके, आगे मान लो कि ये क्वेश्चन आ जाए कि इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है 1 2 3 4 5 6। बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 18। फिर कौन सी आपकी? 20। फिर कौन सी है? 22। फिर कौन सी? 23। फिर 24 और फिर 27। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में माध्यिका होगी n+1/2, 6 + 1/2, तो ये आ जाएगा 3.5। ओके, मतलब माध्यिका का मान जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो दोनों के बीच में मान कितना आएगा? 22.5। बात खत्म, क्योंकि 22 और 23 का मान होता 22.5। तो अब ये 3 संख्या 22.5 से छोटी है और 3 संख्या 22.5 से बड़ी है, मतलब माध्यिका बीच का मान है, आधे मान माध्यिका से छोटे हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े। अब बताओ कोई डाउट किसी को यहां तक? अढ़ाया ना? हमने यहां पर कहा आपके सामने कि एक क्वेश्चन आया कि 10 संख्याओं की माध्यिका 15 है। हमें नहीं पता वो 10 संख्या कौन सी है, हमें नहीं पता वो 10 संख्या कौन सी है, बस हमें पता कि 10 संख्याओं की माध्यिका कितनी है? 15। मतलब 5 संख्या 15 से छोटी है और 5 संख्या 15 से बड़ी है। मतलब कहने का मतलब है कि ये लाइन है और यहां पर आप जानते हो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10। हमें पता है कि ये संख्या आपकी कितनी है? 15 है। अब यहां पर वैल्यू कितनी है? यहां पर वैल्यू कितनी है? हाँ, ये भी पता है इन दोनों का जो टोटल है वो टोटल कितना आएगा? 30। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 30। तभी तो संख्या बीच की संख्या 15 है, ये भी पता है। अब सुनो, अगर एक संख्या 5 तो 15 से छोटी संख्या और एक संख्या 20 15 से बड़ी संख्या अगर और जुड़ जाए तो बताओ माध्यिका के मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मतलब एक छोटी संख्या आपने जोड़ी और एक बड़ी संख्या आपने जोड़ी, माध्यिका के मान पर, मीडियन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मान वैसा का वैसा रहेगा। मतलब इस मान पर कोई प्रभाव दिखेगा ही नहीं, ये मान वो का वो रहेगा, 15 का 15 रहेगा, इस मान पर कोई इफेक्ट आपका होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? यस या नो?
ओके सभी को, चलिए यहां तक की बात समझ में आ रही है तो आगे भी समझ आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन, जैसे मान लो 10 संख्याओं की माध्यिका कितनी है 30। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या हमें वो 10 संख्या दे रखी है, क्या नहीं दे रखी? 10 संख्या हमें नहीं दे रखी है, बस ये पता है कि 10 संख्याओं की माध्यिका कितनी है 30 है, मतलब 5 संख्या 30 से छोटी है और 5 संख्या 30 से बड़ी है। अब बताओ यहां पर 4 नई संख्या 5 और 15, ये 2 संख्या 30 से छोटी है बड़ी है? छोटी है। और 38 और 45 30 से क्या है? बड़ी है। तो 2 संख्या छोटी ऐड की, 2 संख्या बड़ी ऐड की, बताओ माध्यिका के मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। माध्यिका का मान 30 का 30 ही रहेगा, क्योंकि 2 छोटी संख्या जोड़ रहे हो और 2 बड़ी संख्या जोड़ रहे हो, मतलब इस बीच की संख्या पर, बीच के मान पर, माध्यिका के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माध्यिका का मान वो का वो रहेगा जो पहले था। मतलब ये समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों, माध्यिका के मान पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आ रहा, समझ आता है सभी को? अरे भैया हाँ या ना? श्योर सभी को? अब आता है क्वेश्चन अगला। अब सुनो, ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो अपन इनका भी तांडव खत्म करते हैं। आप समझो, निम्न अंकों की माध्यिका कितनी है 20। अच्छा, संख्या कितनी? 1 2 3 4 और 5 और 6। मतलब ये हो गया कि 6 संख्याओं की माध्यिका कितनी है 20। ओके, यही हुआ क्वेश्चन। भैया एक संख्या आपकी ये है, एक संख्या आपकी ये है, एक संख्या आपकी ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, और मतलब 6 संख्याओं की माध्यिका 20 है। आप बताओ, माध्यिका 6 संख्याओं की माध्यिका 20 है, मतलब 20 का जो मानो 3 और 6 संख्याओं की माध्यिका कहां होती है? तीसरी और चौथी के बीच में। अरे 6 संख्याओं की माध्यिका कहां होती है? तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में। हाँ या ना? अरे भैया हाँ या ना? तो इसका मतलब एक संख्या तो तीसरी है और एक संख्या चौथी है, इन दोनों का औसत। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बताओ माध्यिका की वैल्यू तो कितनी है 20, तीसरी संख्या कितनी है x प्लस 16, चौथी संख्या कितनी है x प्लस 22, बटे में करेंगे 2, सोल्व करें 1x और 1x कितना हो गया 2x, 16 और 22 कितने हो गए 38, और ये कितने हो गए आपके 40। और हाँ या ना? तो यहां पर 2x बराबर 40 माइनस 38 करोगे तो x बराबर 2 बटे में 2। बताओ मान से कितना आएगा 1। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 1। अब मान लो इसमें पहली संख्या पूछे तो पहली संख्या कितनी है 3, दूसरी संख्या पूछे तो कितनी है 9, तीसरी पूछे तो कितनी है 17, चौथी पूछे तो कितनी है 23। ओके, उसके बाद पूछे तो कितना है 31 और ये 51। अब बताओ 23 और 17 के बीच का मान कितना आ जाएगा 20। 23 और 17, क्योंकि 23 और 17 कितने 40 और 40 का आधा कितना होता है 20, तो हम कहते 23 और 17 के बीच की वैल्यू 20 है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वहां देखकर आपको घबराना नहीं है कि आप वहां देख रहे हो समझ नहीं आ रहा। ऐसा कोई हाय तौबा या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसको परेशान हो रहे हो। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कैसे है, ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आए, सुनो ध्यान से। एक कक्षा के 13 विद्यार्थी हैं। भाई कक्षा में कितने विद्यार्थी है 13, और 13 में से 4 विद्यार्थी क्या हो गए फेल। ओके, और बाकी 9 विद्यार्थियों के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस कक्षा की माध्यिका ज्ञात करनी है, हमें कक्षा की माध्यिका ज्ञात करनी है। अच्छा बताओ कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं और 13 संख्याओं की माध्यिका कौन से नंबर पे आती है? 13 संख्याओं की माध्यिका कौन से नंबर पर आती है? 7। अरे 13 प्लस 1 14, 14 में 2 का भाग लगा 7, तो 13 संख्याओं की माध्यिका होती है 7वीं संख्या। अरे हाँ या ना? अब इनमें से 7वीं संख्या कौन सी है तुम बताओ। तुम तो गलत कर दोगे, धारणा एक हिंट है। आप देखोगे ये संख्या 9 है, तो आप बताओ ये तो वो विद्यार्थी है जो पास हुए। अब बताओ जो विद्यार्थी फेल हुए होंगे उनके नंबर इनसे कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम, भाई कम होंगे। तो इसका मतलब एक संख्या x1, एक संख्या x2, एक संख्या x3 और एक संख्या x4 हमें नहीं पता। अब बताओ 5वीं संख्या इनमें से कौन सी है 20। भाई 5वीं संख्या कौन सी है 20। 6ठी संख्या कौन सी है 22, तो 6ठी संख्या है 22। अब 7वीं संख्या कौन सी है 22 हो रहा क्या 28, तो 7वीं संख्या 28 है। तो बस यही हमारा आंसर है भाई, यही हमारा आंसर, आगे तो जाओ मत।
सातवीं संख्या कितनी है? 28। तो यहां पर सातवीं संख्या 28 आ जाएगी, क्योंकि कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 13। अब 13 में से फेल कितने हो गए? 4। तो 5 हो, तो जो फेल हो गए उनके नंबर तो कम है, तो इनको पहले रख लो, फिर पांचवी संख्या, छठी संख्या, सातवीं, आठवीं, नवीं, इस प्रकार से हमें उस संख्या की माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, जहां पर हमें माध्यिका की वैल्यू निकालनी होगी। बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते? और हाँ या ना? अगर कर सकते हो तो ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे, कैसे करोगे? करो। अपनी रफ कॉपी निकालो, करो देगा। कितना आएगी? श्योर? ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी जिंदा है क्या? भैया कक्षा में 13 विद्यार्थी है और 13 विद्यार्थियों की माध्यिका होते हैं n+1/2, 13 + 1/2, सातवीं संख्या होती है। 4 फेल हो गए, छोड़ दो। अब बताओ पांचवी संख्या कौन सी है? 14। छठी संख्या छठी कौन सी है? 16। सातवीं कौन सी है? 18। तो माध्यिका मान कितना आएगा? 18। बात खत्म, करने की जरूरत ही नहीं, आगे आराम से कर सकते हो नहीं कर सकते? तो यहां पर कह सकते हो कि माध्यिका की वैल्यू रहेगी कितनी? 18। ओके, रहा या ना? तो ये तो था हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका का मान निकालना। अब सुनो मेरी बात को, सुनो। मान लो कि यहां पर मैं मार्क्स लिख दूं, कुछ नंबर लिख दूं, 10, 20, 30, 40 और 50, और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 2, 4, 5 और 1, ये लिख दिया। अब मेरे को इस क्वेश्चन में ये एक्स हो गया और ये फ्रीक्वेंसी होगी। पहले बताओ कि ये श्रेणी व्यक्तिगत है कि खंडित है? आगे देखो, अब पहले बताओ ये श्रेणी व्यक्तिगत है कि खंडित है? बताओ पहले तो, ये श्रेणी व्यक्तिगत है कि खंडित है? खंडित। और खंडित श्रेणी में माध्यिका निकालने का एक तरीका होता है, वो याद रखना। सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कर लो, CF। और मैंने आपको पहले समझा दिया था, संचयी बारंबारता केवल और केवल माध्यिका के लिए काम आती है, बाकी संचयी बारंबारता का कोई रोल ही नहीं होता। तो कैसे करोगे? 3, 3 और 2 कितने होते हैं? 5, 5 और 4 कितने होते हैं? 9, 9 और 6, 5 कितने? 14, और ये होता है 15, और यहाँ n संख्या भी कितनी जाएगी आपकी? 15। अब फॉर्मूला वही रहेगा माध्यिका का, n+1/2, तो 15 + 1/2। बताओ 8। अब बताओ आठवीं संख्या कहां आ रही है? यहां पर 9 के सामने, तो माध्यिका कितना जाएगा आपका? 30। अगर मान लो ये 9.5 होता तो माध्यिका कितनी आती? 40। मतलब 9 के बाद 9.1 से लेकर 14 तक आंसर कितना आता आपका? 40। ओके, तो यहां पर माध्यिका की वैल्यू जाएगी कितनी आपकी? 30। माध्यिका आपकी 30 निकल कर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर खंडित श्रेणी है और खंडित श्रेणी में माध्यिका का मान अगर निकालना है तो पहले आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी और फिर आपको माध्यिका की वैल्यू निकालनी होगी। कर सकते हो ऐसा? अब मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं करने के लिए। बताओ, यहां पर मैं तुमको मार्क्स लिख दूं, मान लो ये मार्क्स लिख दिया, 20, 40, 60, 80, 100, 120, और यहां लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो। मान लो ये 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, ये 6 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 7 लिख दिया, ये 5 लिख दिया। अब बताओ इस क्वेश्चन में माध्यिका निकालनी है, दिखाओ कितनी आई है। आपको इस क्वेश्चन की माध्यिका निकाल के बतानी है कि माध्यिका की वैल्यू कितनी आएगी, करके दिखाओ। भैया ऑनलाइन वाले बच्चे भी भैया करो, सोल्व करो, सोल्व करो, लिखने पर ध्यान मत लो। बुक तुम्हारे पास पहुंच जाएगी 1-2 दिन के अंदर, बस पढ़ने पे ध्यान दो।
बताया, देखो यहां पर आप लोगों ने ये संख्या x है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब मान लो मेरे को CF निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? 4 4 और 8 12, 12 18 21 28 और 33। ओके, और n संख्या हो जाएगी मेरी 33। अब सुनो, माध्यिका का मान निकालना है n+1/2, 33 + 1/2 तो आ जाएगा कितना? 17। बताओ 17 कहां पे आ रहा है? यहां पर। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 60। माध्यिका की वैल्यू कितनी? 60। आया नहीं आया? फिर क्या किया? CF नहीं निकाला? समझा नहीं? क्या CF कैसे है? 4 का 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 7 28, 28 33। संचयी बारंबारता, मतलब इस बारंबारता को इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, बात उसे बोलते हैं संचयी बारंबारता, इकट्ठे। मतलब इसका मतलब यह है, इस लाइन का मतलब क्या होता है 21 का, कि 21 विद्यार्थी वो है जिनके नंबर 80 नंबर तक आए। 21 विद्यार्थी, यानी कोई पूछे 80 नंबर लाने वाले, 80 नंबर तक, 80 नंबर नहीं, 80 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 3 है, 80 नंबर तक लाने वाले विद्यार्थी कितने? 21। यह है स्लाइड नंबर। हाँ या ना? तो मैं तुमसे पूछूं कि 100 नंबर लाने वाले विद्यार्थी, 100 नंबर तक लाने वाले विद्यार्थी कितने? 28। और 100 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने? 7। दोनों में फर्क है। आया बात समझ? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? श्योर क्या? इसको होता है संचयी बारंबारता। और एक बात ध्यान रखना, पूरी स्टैटिक्स में संचयी बारंबारता केवल और केवल, केवल और केवल आपके माध्यिका में ही काम आती है, बाकी कहीं काम नहीं आती, कहीं पर भी। कर लोगे? अभी नहीं करोगे? एक क्वेश्चन देता हूं, अब तुमसे गलती होगी, ढूंढो गलती कर पाओगे क्या। मान लो यहां पर मैं वेजेस लिख देता हूं, वेजेस 100 40 80 120 200 160 180, और यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, वर्कर लिख देता हूं। ये आपके 7 वर्कर हैं, ये 3 वर्कर है, 5 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है और ये 8। अब बताओ इस क्वेश्चन में माध्यिका मजदूरी ज्ञात करनी, करके दिखाओ। देखता हूं कर पाते नहीं कर पाते। अब तुमसे गलती होगी पक्का। और इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आ नहीं सकता खंडित श्रेणी में, इससे ज्यादा टिपिकल बन नहीं सकता खंडित श्रेणी में। हाँ 120 चेक करेंगे भी। सुनो तुमसे, देखो तुम लोग गलती क्या कर रहे होंगे बताऊंगा। एक तो ये धारणा, माध्यिका की कैलकुलेशन करते समय सबसे पहले संख्याओं को व्यवस्थित करना होगा। बताओ ये व्यवस्थित है क्या? ओके, पहले इनको क्रम में लिखना होगा, धारणा। ये गलती होगी एग्जाम में, तुम गलती मत करना। माध्यिका की कैलकुलेशन करते समय धारणा, अब बताओ पहली संख्या कौन सी आएगी? 40। फिर कौन सी आ जाएगी आपकी? 80। फिर कौन सी आ जाएगी आपकी? 100। फिर आएगी कितनी आपकी? 120। फिर कितनी आएगी? 160। फिर आएगी 180 और फिर आएगी 200। ऐसे लिखना होगा, अब जाके क्वेश्चन हल होगा। फिर गलती मत करना, इनकी बारंबारता, 40 की बारंबारता कितनी है? 3। 80 की बारंबारता कितनी है? 5। 100 की बारंबारता कितनी है? 7। 120 की बारंबारता कितनी है? 2। 160 की कितनी है? 4। 180 की 8 और 200 की कितनी है? 1। अब कर सकते हो, अब कर लो, चाहिए कर सकते हो। अरे हाँ या ना? तो अब तो ये संख्या x होगी, ये f हो गई। अब अपन सोल्व करेंगे तो CF अपन ज्ञात करेंगे। अच्छा कितनी देगी? 3, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, ये 21 हो जाएगी, ये 28 और 29 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी। ओके, और इस केस में माध्य n हो जाएगा 30। और आप जानते हो माध्यिका होती है n+1/2, तो 30 + 1/2 करोगे तो 15.5, 15.5 यहां आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 120। तेरे कितना 120? वो किस्मत थी, वो किस्मत थी धारणा। हाँ इसको खुश मत होना, वो तो आ गया किस्मत का, जरूरी नहीं कि किस्मत हमेशा साथ हो। धारणा ऐसा वो तो किस्मत, चल लगता बाई चांस आ गया, नहीं ऐसा जरूरी नहीं कि आएगा, वही अलग भी आएगा धारणा।
तरीका ये रहेगा कि जब भी हमें संख्याएं व्यवस्थित क्रम में नहीं दे रखी हो तो पहले उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखना होगा और तब जाके सोल्व करना होगा। आई बात समझे? अब मेरी बात को ध्यान सुना। आज अपन ने इस पूरी क्लास में क्या क्या सीखा आप रिवाइज कर लेना। एक तो आपको बताएगा भारित समांतर माध्य। एक तो आज इस क्वेश्चन इस क्लास में भारित समांतर माध्य हमने पढ़ा। फिर पढ़ा माध्यिका के बारे में, माध्यिका की जानकारी। हमने माध्यिका की जानकारी पढ़ी, पूरी थ्योरी के 8 पॉइंट पढ़े। फिर पढ़ा अपने व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका, कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका कैसे निकालते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है। और फिर हमने डिस्कस किया खंडित श्रेणी में माध्यिका, खंडित श्रेणी में माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये सारे बिंदु आज इस 1 घंटे की क्लास में हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आज जो भी पढ़ाया गया वो सारी बातें याद हो गई होगी। आप सभी साथी लोग एक बार इसका रिवाइज कर लेना। आज रात को 9 बजे मैं एक टेस्ट लूंगा, वो 9 बजे टेस्ट होगा और जितने भी पॉइंट मैंने आज आपको पढ़ाए इन सभी पॉइंटों का रात को 9 बजे टेस्ट होगा, जो कि टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पर रहेगा। टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पर रहेगा, जहां पर ये टेस्ट फ्री रहेगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पूरे दिन भर में जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने देखा, वो आप लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ। आप सभी साथी लोग जो यूपी ट्रिपल एससी एएसओ एग्जाम्स की तैयारी करो, आपके पास एक तो बुक होना जरूरी है और जितने भी साथी लोग हैं अपने साथियों को शेयर करके बता देना कि क्लासेस चल रही है और बेहतरीन क्लासेस आपकी हो रही है। ओके, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, बाकी रिवाइज कर लो अच्छे से।